जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। जी हाँ, 2022-23 के सेशन के लिए आपका हिंदी इलेक्टिव का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी 2023 को, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि डेफिनेटली आपको आपके हिंदी के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इससे पहले भी आपके लिए मैं 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, 10 प्लस सैंपल पेपर की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में ये हमारा तीसरा सैंपल पेपर होने वाला है। ठीक है, इस तीसरे सैंपल पेपर को हम 2 पार्ट में समझ लेंगे। आज की इस वीडियो में जो आपका एमसीक्यू वाला पार्ट होता है ना, यानी कि आपका ये जो खंड आ वाला पार्ट होता है, हम इसे समझ लेंगे, और पार्ट 2 में आपका जो खंड बा रहता है वर्णात्मक प्रश्न वाला, उसे समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं पेपर का कि किस तरीके का होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले टॉप पे आपको जो आपका पेपर है, यहाँ पे एक सेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोड नंबर, फिर यहाँ पे सीरीज और रोल नंबर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके पेपर का एकदम पैटर्न होता है इस तरीके का। मुद्रित पेज कुछ भी हो सकते हैं, 15, 20, 20, 25 इस तरीके से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 14 होंगे। और ये बात आप याद रखिएगा कि आपका जो पेपर है वो बेसिकली 10:30 बजे से स्टार्ट है, और एंट्री जो है गेट क्लोजिंग की, ठीक है ना, वो बेसिकली आपकी 10 बजे हो जाएगी आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की। और 10:15 पर आपको आपका पेपर दे दिया जाएगा। सीबीएसई का रूल है कि आपके एग्जामिनर 10:15 पे दे देगा, क्योंकि 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है भाई, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और अधिकतम अंक होंगे इसके टोटल 80। ठीक है, अब जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक खंड आ है जिसमें टोटल वास्तु पर प्रश्न यानी कि एमसीक्यू वाले, और खंड वा में है वर्णात्मक प्रश्न जो भी 40 नंबर का होने वाला है। यानी कि खंड आ भी आपका 40 मार्क्स का है और खंड वा भी आपका 40 मार्क्स का है। तो इस पेपर को हम 2 पार्ट में समझ लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में हम आपका ये जो 40 नंबर के एमसीक्यू वाला पार्ट है, ठीक है, एमसीक्यू वाला पार्ट, इसे हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जो पार्ट 2 रहेगा, ठीक है ना, पार्ट 2 जो रहेगा ये हम कल लेके आ जाएंगे सेम टाइम पे जिस टाइम आज ये वीडियो अपलोड हो रही है। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आप वहां से जाके जरूर देख लेना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो बच्चों सबसे पहले आएगा हमारा खंड नंबर आ। अब खंड नंबर आ के बारे में एक मैं चीज आपको पहले ही बता दें कि इसमें जो आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका ये वाला है, ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू। ठीक है, एक एक मार्क्स के टोटल आपसे 10 एमसीक्यू इसमें पूछे जाएंगे। कितने? 1 मार्क्स के 10 एमसीक्यू। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, उसमें आपसे एक एक मार्क्स के टोटल 8 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और इसमें आपको एक चॉइस भी मिलेगी 8 नंबर की। ठीक है ना, एमसीक्यू वाली। तो हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन और 1 और 2 को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है आपके पेपर में अलग ही आने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो प्रैक्टिस है बच्चों, आपको ये करनी है कि आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें 3 से 4 पैसेजेस दिए गए, आप उसे जाके सॉल्व करिए। ठीक है, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत हुआ क्वेश्चन नंबर 3 से। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देता हूँ। पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी के आधार पे देख सकते हैं आपका जो बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है ना, उसी के एमसीक्यू है। बाकी का काव्यांश यहाँ पे पहला ये आ जाता है, और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आंसर को अंडरलाइन कर रखा है बाकी का। ठीक है, काव्यांश 2 आपका ये आ जाता है इस तरीके। ओके, वेल जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहां से शुरू होगा? वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से ये हमारा मेन पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक एक मार्क्स के 5 है। अब ये जो प्रश्न है बच्चों, वो आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब है ना, उससे लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 40 में से जो आपके 18 नंबर है, ये एमसीक्यू तो गद्यांश और पद्यांश वाला हट गया, तो टोटल अब बचते हैं हमारे पास 22 एमसीक्यू। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो एमसीक्यू अभी आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा, आप उस एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा। और वीडियो के एंड में सभी मुझे बताएं कि 22 में से आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर राइट दिया है। ठीक है, ईमानदारी से बताना, ठीक है ना। ओके, प्रश्न 3 का सबसे पहला पार्ट ये कहता है हमसे कि भाई संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम का विभाजन किया जाता है, यह क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि जो संवाददाता होते हैं उनके ज्ञान को देखकर, उनकी रुचि को देखकर उनके काम का विभाजन होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? क्या ये बीट होता है, क्या ये डेस्क होता है, क्या ये रिपोर्टिंग होता है, क्या ये संवाददाता होता है? बेसिकली इस काम को क्या कहते हैं बच्चों? राइट आंसर बताएंगे क्या हो सकता है?
राइट आंसर है बच्चों बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने ये है कि रेडियो माध्यम की खूबी नहीं है, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो रेडियो माध्यम के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहला, रेडियो जो है, रेडियो के माध्यम से हम ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीत से मनोरंजन और ज्ञान अर्जन करते हैं। यानी कि ध्वनि के माध्यम से आवाज जो होती है, ठीक है, स्वर के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम अपना मनोरंजन भी करते हैं, हम ज्ञान भी प्राप्त करते हैं किसी विषय के बारे में। तो यानी कि ये तो विशेषता है इसकी। दूसरा क्या है कि ये रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता। हाँ, ये वाला ठीक है कि ये जो रेडियो माध्यम की खूबी जो है वो ये नहीं है कि यह रेखीय माध्यम की तरह पीछे नहीं लौट सकता। इसीलिए क्या है, ये रेडियो माध्यम की खामी है। क्या है? खामी है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर आंसर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? खा वाला हो जाएगा। बाकी आपको ये याद रखना है कि रेडियो माध्यम की खूबी क्या होती है, तो ध्वनि, स्वर, शब्दों, संगीत के माध्यम से मनोरंजन और ज्ञान अर्जन करते हैं। रेडियो में सुनने की उन्मुखता होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति से सुन सकता है। ठीक है, जो अनपढ़ होते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं दोनों इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन बात जब खूबी की आएगी तो आपका दूसरा वाला जो है ना, खा वाला, ये हो जाएगा कि ये इसकी खूबी नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है और आप सभी को आता भी होगा कि कहानी का केंद्र बिंदु कौन होता है। ठीक है, तो कहानी का केंद्र बिंदु आप सभी को पता है कौन सा होता है? चरित्र, संवाद योजना, कथानक या फिर उद्देश्य। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है कथानक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 4 जो है, अब इसमें आपकी कुछ कुछ बातों को नई नई समझ में आने वाला है। देखिए, आलेख या फीचर लेखन करते हुए ध्यान में रखने योग्य बातों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि भाई जब आप आलेख लिखते हैं या फीचर लेखन करते हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि भाई जब भी आप आलेख लिखें या फीचर लेखन करें तो उसकी जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सरस और भावपूर्ण, यानी कि एकदम सरल भाषा होनी चाहिए, आम बोलचाल वाली होनी चाहिए, जिसे लोग आसानी से समझ सके। ठीक है, पहली विशेषता तो बिल्कुल राइट है। दूसरा कि आलेख या फीचर लेखन में नई जिज्ञासाएं जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि लोगों के अंदर नई नई चीजों को सीखने की क्षमता जागृत करनी आनी चाहिए इस आलेख या फीचर को। ठीक है, आलेख और फीचर में किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई आलेख या फीचर लिखते हैं तो आपको किसी भी बात को बार बार नहीं दोहराना है। ठीक है, साथ ही इसमें नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आलेख कोई नया नहीं होगा, कुछ ताजगी से युक्त नहीं होगा, तब तक लोग उसे क्यों पढ़ेंगे। आपको कोई समाचार दे दिया जाए, रोज एक ही समाचार बताते हैं तो आप पक जाएंगे उसी चीज को लेकर। अगर वहीं पे आपको कुछ नए नए ताजगी भरे समाचार समझाए, ठीक है, तड़कते भड़कते, तो आप अच्छे समझते हैं। तो वही आलेख और फीचर में भी होता है। तो यानी कि हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्या है? ये सभी के सभी यहाँ पे राइट है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों? हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर घ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है कि उल्टा पिरामिड शैली के क्रम में शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली होती है, इसके 3 क्रम होते हैं। एक होता है मुखड़ा, एक होता है बॉडी, एक होता है समापन। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड शैली का जो मुखड़ा होता है, एक तरीके से मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके का है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये उल्टा पिरामिड शैली का, अरे इसको हटाना पड़ेगा, मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या है? ये उल्टा पिरामिड शैली का मुखड़ा है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाता है? नंबर 1 पे आता है बच्चों ये मुखड़ा, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो बताई जाती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात नंबर 1 पे आ जाती है। दूसरे में आ जाती है बॉडी, यानी कि कुछ कम महत्वपूर्ण बात। तो कुछ कम महत्वपूर्ण बात कहां पे होती है? यहां पर होती है। और समापन में क्या होता है? सबसे कम महत्वपूर्ण बात होती है, जो कि इस वाले पायदान पे होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि ये जो बातें यहाँ पे दी हुई हैं ये सारी सही हैं, बट गलत कौन सा है? गलत है कि क्लाइमेक्स समापन में होता है, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में क्लाइमेक्स किसमें होता है? मुखड़े में होता है। ठीक है ना, यानी कि एकदम शुरुआत में होता है, इंट्रो में होता है बेसिकली। ठीक है भाई, आ गया समझ में आपको? उल्टा पिरामिड करामी की उल्टा पिरामिड शैली जो है इसके क्रम में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए, मैं आपका टाइम कंज्यूम कर रहा हूं, बट आई एम श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपको अपनी ये जो अव्यक्त माध्यम वाली किताब है,
इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, जो प्लेलिस्ट है अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 3 मार्क्स वाले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यह प्रश्न बेसिकली काव्यांश पर आधारित जो एमसीक्यू है उस पर है, ठीक है ना। तो काव्यांश हमारा बेसिकली जो कवि घनानंद जी हैं उनसे लिया गया, ठीक है, कवि घनानंद जी का जो सवैये है, कवि सवैये, उससे ये लिया गया। अब भाई देखते हैं कि इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि कवि घनानंद को माना जाता है किस तरीके का कवि। प्रेम की पीड़ा का कवि माना जाता है, साक्षात रसमूर्ति का कवि माना जाता है, वीर रस का कवि माना जाता है, काव्यखा दोनों ही है। तो बेसिकली कवि घनानंद को कैसा कवि माना जाता है बच्चों? प्रेम की पीड़ा का कवि माना जाता है, ठीक है ना, प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं कवि घनानंद। ओके, दूसरा ये है कि नायिका के द्वारा नायक की ओर ना देखकर दर्पण को निहारना उसकी किस मनोदशा को सूचित करता है। यानी कि कवि घनानंद अपनी जो प्रेमिका है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सुजान, तो प्रेमिका, ये जो कवि होता है घनानंद, जब ये सुजान को अपना संदेश वगैरह भेजता है, तो नायिका जो होती है ये अपने पति, अपना जो प्रेमी होता है बेसिकली घनानंद, उसको नहीं देखती है, बल्कि उसकी जगह दर्पण को निहारने लगती है। तो ये क्या दर्शाता है सुजान का अपने जो नायक है उसके प्रति? ये दर्शाती है उसकी उदासीनता को, कि उसकी जो घनानंद है उसकी नायिका उससे किसी भी तरीके से प्रेम वगैरह नहीं करती है, वो उसके प्रेम के प्रति उदासीन है। यानी कि यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा वाला राइट, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में स्त्रियों के द्वारा अंगूठे में पहनने जाने वाला शीश जड़ा आभूषण के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया। यानी कि जो हमारे सामने ये 4 लाइनें ये दी गई हैं, ठीक है, इन 4 लाइनों में हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि स्त्रियों के द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाला शीश जड़ा जो आभूषण होता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? आनाकानी, कुक भरी, आरसी, या फिर जानियो एगो, ठीक है, जानिए होगा, है ना बच्चों। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपके शब्दार्थ से लिया गया है ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर बेसिकली इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा। क्या बोलते हैं उसको? आरसी बोलते हैं, ठीक है। ये लाइसेंस वाला आरसी नहीं है, ये हिंदी वाला आरसी नाम। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5 ये है, सॉरी 4th है, कि कवि घनानंद के प्रथम सवैये की विशेषता क्या है? ठीक है, तो कवि घनानंद के बेसिकली जो पहला सवैया है, पहला कवित्व जो है बेसिकली उसकी क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता तो उसकी ये है कि कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहता है कि वह उससे मिलने के लिए व्याकुल है, ठीक है। यानी कि पहले सवैये में क्या क्या कहता है कवि घनानंद? कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हूं, ठीक है। साथ ही उसकी इच्छा है कि प्रेमिका एक बार उसे अवश्य दर्शन दे दे, क्योंकि उसके प्राण इसी आस में अटके हुए हैं। मतलब क्या है? मतलब जो वो कवि घनानंद ये कहते हैं कि मेरे प्राण अटके हुए हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपनी प्रेमिका सुजान का एक बार, कम से कम एक बार तो दर्शन कर सकूं मरने से पहले, ठीक है। यहाँ पर सुजान शब्द जो है वो कृष्ण के लिए आया है और घनानंद कवि शब्द जो है वो गोपियों के लिए आया है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं, ठीक है, कवि घनानंद के प्रथम सवैये के बारे में, तो ये का भी ठीक है, खा भी ठीक है, गा भी ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 है कि कुक भरी मुकता, ठीक है ना, कुक भरी मुकता बुलाए आप बोलही, इसके माध्यम से कवि किस मनोभाव को दर्शाता है? तो देखिए आप इसका पहले मतलब समझिए। कुक भरी मुकता बुलाए आप बोलही, इसका यहाँ पे क्या है? बेसिकली ये दर्शाता है कि मैं अपने अंदर से, अपने अंतर आत्मा से अपनी प्रेमिका को बुला रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो मुझसे बोल नहीं रही है, उसने मुझसे आंखें फेर ली हैं बेसिकली। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कवि घनानंद का अपनी नायिका, यानी कि अपनी नायिका प्रेमिका जो है सुजान, उसके प्रति सच्चे प्रेम के विश्वास को, ठीक है। लेकिन सुजान ऐसा करती नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात है। अब बारी ये आती है कि कवि घनानंद की ये जो कविता है, ठीक है ना, ये कविता की इसकी भाषा क्या है? क्या ये संस्कृत में लिखी गई है, परिष्कृत व साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है, या फिर अवधी भाषा
जो मिश्री भाषा है उसमें लिखी गई है। तो किस में लिखी गई है ये हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो किस में लिखी गई है? राइट आंसर बच्चों इसका परिष्कृत व साहित्यिक ब्रज भाषा में लिखी गई। ओके बच्चों, चलिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। जो काव्यांश वाले एमसीक्यू होते हैं उसके बारे में घनानंद वाला चैप्टर। अब यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि गद्यांश वाले एमसीक्यू हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं फिर आंसर देखेंगे। ये जो ठिगने से लेकर शानदार दस्तक, गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूं? सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला हैं? कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरी और बैठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गहनता से अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए यह वृक्ष द्वंद्वीत अमलमस्त हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो आपका गद्यांश है ये लिया किस चैप्टर से गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी यही है कि भाई प्रस्तुत गद्यांश के लेखक तथा पाठ को पहचानिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक बेसिकली पहले तो पाठ समझिए। पाठ कौन सा है बच्चों? पाठ का नाम है कुटज। तो यहाँ पे हमारा का और गा ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब कुटज पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? आपको अगर याद है तो आंसर मिल जाएगा। नाम क्या है? नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है कुटज और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड ये हमारे सामने कि ये भी पाषाण की छाती फोड़कर न जाने किस अतल गहवर से अपना भोग खींच लाते हैं। इस पंक्ति से कुटज की किस विशेषता का पता चलता है? क्या कुटज दूसरों का हक छीनने की सोच रखता है? क्या वो जिजीविषा है? क्या उसकी मरने की चाह है? या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है कुटज की जो विशेषता है जिजीविषा, इसका एक सिंपल सा मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीवित रखना या फिर अपने आप को विकसित करते रहना, इसको बोलते हैं। तो कुटज जो वो क्या करता है? कुटज पाषाण की छाती फोड़कर न जाने कितने जमीन की गहराई से अपने लिए भोजन खींच लाता है। ठीक है, तो ये बात है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि लेखक कुटज के माध्यम से मानव जाति को क्या उपदेश देना चाहता है? कुटज की ये जो विशेषताएं हैं इसके माध्यम से लेखक हमें यानी कि मानव जाति को क्या उद्देश्य देना चाहता है? वो उद्देश्य देना ये चाहता है कि मनुष्य कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए उसे संघर्ष करते रहना चाहिए और संघर्ष करते हुए ही उसे अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, और साथ ही ये भी कि लेखक ये कहता है कि व्यक्ति के आंतरिक शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यानी कि अगर व्यक्ति बाहर से कमजोर आपको दिख रहा है लेकिन उसके अंदर की अगर ज्वाला है, उसके अंदर अगर आत्मबल है कि मैं ये कर सकता हूं, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो किसी भी अनपॉसिबल काम को पॉसिबल कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बात कही? यहाँ पे बात ये कही कि पहला भी सही है दूसरा भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर गा जो है का व खा ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने ये है। अब ये जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आपको कुछ कथनों पर विचार करना है और मैं आपको ये बताता हूं कि ना जो आपका ये पूरा का पूरा पेपर है ना, इसमें से एक एमसीक्यू एक ऐसा आएगा जो आपके किसी लेखक का रहेगा, जिसमें से आज हम लेखक को देखेंगे ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, जिसमें से सबसे पहला ये आ जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म व स्थान था सन 1907 यानी कि 1960 में इनका जन्म हुआ था और गांव था इनका आता दुबे का छपरा। ठीक है, आता दुबे का छपरा, जिला बलिया उत्तर प्रदेश का। ठीक है ना, जिला बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, ये चीज आपको समझ में आ गई। इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में। कहां पे स्थान क्या है? तो गांव आता था, दुबे का छपरा और जिला बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो शिक्षा थी वो संस्कृत महाविश्वविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा इन्होंने की थी। ठीक है, कार्य इन्होंने कब से कब तक किया? तो 1940 से 50 तक द्विवेदी जी ने हिंदी भवन, शांति निकेतन इसके निदेशक रहे थे और सन 1950 में वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के अध्यापक भी बने थे, यानी अध्यापक ने बेसिकली अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं जब एमसीक्यू में आएगा। तो यानी कि वैसे तो हमारा ऑप्शन तो फोर्थ राइट हो जाएगा, घ वाला, क्योंकि सारे के सारे ठीक है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि मनुष्य की परवश का क्या परिणाम होता है, यानी कि मनुष्य का जो मन है अगर वो किसी दूसरे के वश में होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। सिंपल सी बात है भाई, इसका परिणाम होता है कि मानव का दुखी होना। ठीक है, मानव जो है, अगर देखो एक ही सिक्के के जिस तरीके से दो पहलू होते हैं उसी तरीके से हमारे मन के दो पहलू हैं। एक होता है परवश, ठीक है, और एक होता है स्ववश। ठीक है, तो परवश में क्या होता है कि जो बंदा, उस बंदे का जो मन है वो किसी दूसरे की चापलूसी करने में, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रिलेशनशिप का, ठीक है ना, ये जो लव अफेयर चलते हैं इसमें क्या होता है कि एक लड़की का एक लड़के के प्रति क्या होता है, जो मन होता है, जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि मेरा दिल तुम्हारे बस में है, मेरा दिल तुम्हारे बस में, तो वही चीज है। अब थोड़ी सी किसी को कोई दुख ना हो जाए इसकी वजह से वो आपस में हमेशा डरते रहते हैं इस बात को लेकर। ठीक है, लेकिन जिसका मन स्ववश में है, जैसे कि मान लेते हैं कोई सिंगल बंदा है, ठीक है ना, तो अगर उसका मन स्ववश में है, या फिर कोई अनदर ऐसा बंदा है जो शादी वगैरह नहीं करना चाहता, वो स्ववश में है, ब्रह्मचर्य का जीवन करना पालन करना चाहता है, ठीक है, वो देश देश घूमना चाहता है, तो ऐसे में वो उसका जो मन होगा जब उसका स्वयं पर वश है तो वो आराम से पूरी जिंदगी अच्छी तरीके से अपने अनुसार जी सकता है। लेकिन जिसका मन दूसरे के वश में होगा ना, वो हमेशा दुखी ही रहेगा, चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो दुखी ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। छठा ये है कि कुटज कहाँ हरा भरा जीवंत बना रहता है, यानी कि कुटज की विशेषता ये है कि वो हरा भरा और जीवंत बना रहता है, लेकिन कहां पर, क्या हिमालय की शुष्क पहाड़ियों पे। अब एक चीज देखो, शुष्क पहाड़ियां हैं तो क्या वहां पे पेड़ फल फूल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। हिमालय पर्वत की चट्टानों पर या फिर कंचनजंगा की बर्फीली पहाड़ियों पर। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर है कि हिमालय पर्वत की चट्टानों पर कुटज हरा भरा व जीवंत खड़ा रहता है। इसका आंसर अगर आपको देखना है तो आप जो किताब का शुरुआती दौर होता है ना, जहाँ पे एक चैप्टर का वो जो ब्राउन कलर सा होता है ना, जिसमें लिखा हुआ होता है इस चैप्टर में ये बात है 5 से 6 लाइन में, वहां पे ये बात दी। ठीक है, देखिए मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, अगर जो आपको लगता है कि सही नहीं भी हो सकता है तो उसका मैं एक सोर्स आपको बता देता हूँ कंफर्म करने के लिए। ठीक है, बाकी मैंने तो आपको बता ही दिया। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के संबंध में ये हमारे कुछ एमसीक्यू थे जो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दिए। ठीक है भाई, आई होप आप सभी को अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे समझ में आ चुके होंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये हैं बेसिकली आपके जो अंतराल वाली किताब है उसके संबंध। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बिस्कोहर की माटी पाठ किस विधा में लिखा गया है, यानी कि बिस्कोहर की माटी पाठ जिसके लेखक विश्वनाथ है, इन्होंने यह चैप्टर किस विधा में लिखा है। क्या ये कोई आत्मकथा है, क्या ये कोई यात्रा वृतांत है, ठीक है ना, आत्मकथा है, कोई यात्रा वृतांत है, निबंध है, या फिर कोई उपन्यास है बेसिकली। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है उसकी आत्मकथा को। ठीक है ना, बिस्कुट की माटी पाठ की जो विधा है वो क्या है, आत्मकथा है, और किसकी, लेखक विश्वनाथ की, जिसमें वो अपने बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय के समान है, आपके अनुसार सूरदास ने ऐसा क्यों कहा होगा। ठीक है ना, यानी कि सूरदास ने ये कहा था अपने बेसिकली वाक्य में, अपने चैप्टर में, अंतराल वो जो आपका चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, कि भिखारियों के लिए धन संचय करना पाप संचय के समान बताया गया है। तो सूरदास ने ऐसा क्यों कहा, आपको क्या लगता है, क्या सूरदास ने इसलिए कहा कि ग्रंथों में धन संचय को पाप संचय के समान बताया गया है, क्या इसलिए कि ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण है ऐसा, ठीक है, क्या पूंजीवादी व्यवस्था आलोचन के लिए है, कहा है कि मनुष्य की चेतना जागृति के लिए, तो इनमें से किस वजह से ऐसा कहा है। तो ऐसा सूरदास ने इसलिए कहा है क्योंकि ये ग्रामीण सामाजिक दृष्टिकोण है कि जो भी भिखारी यदि धन संचय करता है तो वो पाप संचय के समान है, इसीलिए जो ग्रामीण लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि धन संचय मत करो बल्कि धन का दान करो। ओके, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमें निम्नलिखित प्रश्नों जो कथन है उस पर विचार करना है, फिर हमें ऑप्शन चुनना है। तो पहला पॉइंट जो है, पहला जो हमारा कथन है वो ये कहता है कि वर्तमान युग में औद्योगिक विकास के नाम पर नदियां गंदे नाले में बदली जा रही हैं। बिल्कुल सही है भाई, आज के टाइम पे ये जो विकास की सभ्यता चल रही है, इसमें औद्योगिक विकास के नाम पर नदियों को गंदे नालों में बदला जा रहा है। ठीक है, लोगों के द्वारा कूड़ा करकट, कल कारखाने, उद्योगों के रासायनिक पदार्थ से नदियां प्रदूषित हो रही है। कई बार लोग कूड़ा करकट नदियों में डाल देते हैं,
कल कारखानों उद्योगों से रासायनिक पदार्थ जो निकलता है वो भी नदियों को प्रदूषित करता है। हम जो पूजा सामग्री भी डालते हैं, इन सभी कारणों की वजह से नदियां प्रदूषित होती हैं और नदियां सड़े सड़े नालों में बदलती जा रही। एक वो टाइम था बच्चों जब सनातन धर्म में नदियों को माता के नाम से जाना जाता था और उसमें किसी भी अवशिष्ट वस्तु का विसर्जन नहीं किया जाता था। और आज का एक टाइम है जब लोग औद्योगिक विकास के नाम पर नदियों में न जाने कैसा कैसा कूड़ा करकट, न जाने कैसी इस्तेमाल की हुई वस्तुएं, ठीक है ना, और रासायनिक पदार्थ और न जाने क्या क्या नदियों में डालते रहते। इसकी वजह से आज ये सब नाले बनते चले जाए, नदियां नाले बन गई हैं, ठीक है ना। क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा, चुरल आदि इन सभी नदियों को विकास की इस सभ्यता ने क्या किया है, नालों के रूप में बदल दिया है। ठीक है भाई, तो अपना मालवा उजाड़ू खाऊ सभ्यता में ये जो बात कही गई है नदियों के विकास के बारे में, सॉरी नदियों के प्रदूषण के बारे में, ये सारी की सारी बातें सही हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो घा वाला है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर घा जो है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि लेखक प्रभात जोशी के अनुसार नर्मदा मैया के पास बैठने से कैसा आनंद मिलता है। कि लेखक प्रभात जोशी, ठीक है ना, अपना मालवा खौजाड़ू सभ्यता के अनुसार कि जब वो बैठता है किसके पास में, नर्मदा मैया के पास में, जो नर्मदा मैया गंगा नदी है बेसिकली, जब उसके पास में बैठता है तो उसे कैसा आनंद मिलता है। क्या उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया हो, सुगंधित बाग में घूमने जैसा लगता है, ऐश्वर्य भोगने जैसा आनंद मिलता है, या फिर माँ की गोद में बैठने जैसा आनंद मिलता है। ठीक है, तो लेखक प्रभात जोशी जब नर्मदा मैया के पास में बैठता है तो उसे माँ की गोद में बैठने जैसा आनंद मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन घ हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब पांचवा प्रश्न है हमारे सामने कि लेखक विश्वनाथ के अनुसार किस सांप के काटने से व्यक्ति हिन हिनाकर मरता है। यानी कि ऐसा कौन सा सांप है जिसके काटने पर व्यक्ति हिन हिनाकर मरता है, लेखक विश्वनाथ के अनुसार बताना। ठीक है, आपके ऑप्शन है डोंडहा, ठीक है, घोड़ कड़ाइच, धामिन, या फिर मजगिदवा। क्या नाम है उसका, तो नाम उसका बच्चों क्या है, ये उसका नाम है डोंडा। लेखक विश्वनाथ कहते हैं कि डोंडा नामक जो सांप है यदि ये व्यक्ति को काट लेता है तो व्यक्ति हिन 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 हिना कर मरता है। ठीक है ना, तो ये बात है। इस तरीके से हमारा ये जो अंतराल वाला किताब था, ठीक है ना, अंतराल वाली किताब का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, हर एक क्वेश्चन का मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिए हैं और आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब जो है बच्चों वो आएगा हमारा खंड नंबर 12। ठीक है, खंड नंबर 12 में कैसे होंगे, हमारे वर्णात्मक प्रश्न होंगे और ये जो है मैं आपको समझाऊंगा पार्ट नंबर 2 में, और पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज का जो हमारा पेपर था आपका हिंदी वाला, इसे मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। और हो सके तो अपने सभी जो क्लासमेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, अपने आपके जो क्लासमेट फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी इससे अपने पेपर की तैयारी कर सके। बाकी कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।